नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत से मुझे कुछ याद आया कि अभी हमारे एग्जाम में जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम लिखा हो वहां पर एक्सेल आपका हमेशा स्वागत करेगा। हमेशा स्वागत करने का मतलब हुआ कि आप जब भी कभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की चर्चा करेंगे, तो एक्सेल अब सबसे आसान है क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आप सोनी एजुकेशन से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम ये बता रहे हैं कि एक्सेल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। वर्ड में थ्योरिकल पोर्शन था, वर्ड की 4 क्लास आपको बोरिंग लग गई होगी बीच बीच में। एक्सेल की जो क्लास होगी वो जैसे आगे बढ़ते जाएगी वैसे इंटरेस्टिंग होती जाएगी। आपको लगेगा कि मैंने एक्सेल पढ़ना क्यों रोक दिया, मुझे क्यों ना एक्सेल को कंटिन्यू पढ़ना चाहिए था। क्या क्या एक्सेल के बारे में मैं आप लोगों से बात कर सकता हूं, पहले वो कर रहा हूं थ्योरिकली। जैसे थ्योरिकल बात मुझे लगेगी कि मैं आप तक पहुंचा पाया हूं, फिर एक्सेल के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। पहले एक्सेल की मेन्यू बार क्या होती है, फाइल मेन्यू क्या होता है, एडिट क्या होता है, व्यू क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा रखते हैं। चलिए आज की क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं और जिक्र करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है दोस्तों, टॉपिक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या होता है? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? .xls होता है। इसके अलावा इसकी फाइल का उपयोग किया जाता है सैलरी रिपोर्ट बनाना। क्या बनाना? सैलरी रिपोर्ट बनाना। सैलरी रिपोर्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि भाई कोई कंपनी में कर्मचारी काम करते हैं, उसने कितने दिन वो आया, कितनी उसकी सैलरी उसको देनी है, ये सब चीजों के लिए हम लोग सैलरी रिपोर्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। तो सैलरी रिपोर्ट बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये कह दें कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस प्रबंध। अब आप कहोगे सर डेटाबेस के लिए तो एक्सेस का यूज किया जाता है, क्या छोटे संगठन जिनका कम डेटा होता है, कम कर्मचारियों का रिकॉर्ड होता है, वो किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वो एक्सेल का इस्तेमाल करके भी अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सिंपल सी बात, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल की फाइल क्या कहलाती है? वर्कबुक कहलाती है। ठीक है, वर्कबुक किससे मिलकर बनती है? वर्कबुक वर्क शीट से मिलकर बनती है। वर्कबुक किससे मिलकर बनती है? वर्क शीट से मिलकर बनती है। ये बात भी ठीक है सर, आप जो बता रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। नई वर्कबुक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एन। नई वर्कबुक इंसर्ट करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबा दो? एन दबा दो। मैं क्लास की शुरुआत कर रहा हूं, अगर किसी के मन में ये आ रहा हो कि सर एक्सेल कम समझ आता है, एक्सेल हमें आता ही नहीं है, तो ये निकाल देना। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी बात बताता हूं 1 मिनट की, फिर इसके बारे में आगे बढ़कर पढ़ेंगे। एक शेर का छोटा बच्चा था, वो अपने पापा से बोलता है पापा मुझे शिकार करने जाना है। पापा बोले बेटा छोटा है मत जा। बोला बेटा बोलता है या पापा से रिक्वेस्ट करता है तो पापा बोलते जा बेटा, शेर का बच्चा तो शिकार ही करता है। वहां से घर से निकलता है, घर से बाहर निकलते उसे लक्कड़ बग्गा मिल जाता है, यानी बुरा व्यक्ति मिल जाता है। वो कहता है कहाँ जा रहा है छुटकू? बोले मैं शिकार करने जा रहा हूँ। बोले तू शिकार करेगा, अभी दूध के दांत टूटे नहीं, अंदर चला जा। तो वो जाता है, फिर भी शेर का बच्चा शिकार करने पूरे दिन घूमता है, उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है, निराश होकर घर आके सो जाता है। क्योंकि उसे पहले ही किसी ने ये कह दिया कि तेरा कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं कर सकता।
नेगेटिव होके चला गया। अगले दिन फिर उसने कोशिश की, बाहर निकला, घर के बाहर एक बंदर बैठा था, बुद्धिमान बंदर। बंदर ने पूछा, भाई छोटे बच्चे, शेर के बच्चे कहाँ जा रहा है? वो बोला, मैं शिकार करने जा रहा हूं। तो बंदर ने उसे कहा, वाह बेटा वाह, इस उम्र में भी ये जज्बा, तुझे शिकार जरूर प्राप्त होगा, जा। जैसे वो जंगल में गया, पूरे दिन जंगल में घूम लिया, उसे शिकार नहीं मिला। अंत में वो जब घर आ रहा था, तालाब पर पानी पीने जा रहा था, उस समय उसे हिरन का छोटा बच्चा दिखाई दिया और उसने उसका शिकार कर लिया। कहानी का अर्थ क्या निकला? जो मैं मोटिवेशनल बात करना चाहता था, उसका मतलब क्या निकला? उसका मतलब निकाल दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो अंतिम समय में आपको सफलता मिल जाती है। अगर आप नेगेटिव रहते हो मन में, तो आपको शुरुआत से लेकर लास्ट तक कोई भी सफलता नहीं मिलती है, बशर्ते आप सेकंड कोशिश ना करो। तो यही बात यहां पर शुरू होती है। एक्सेल चालू किया है मैंने, गुरुजी एक्सेल हमें तो आता ही नहीं है, प्रैक्टिकल हम करें कहां से और हमारे कंप्यूटर नहीं, ऐसे बहाने नहीं मारने हैं। मैं यहां पे करवा रहा हूं, स्क्रीन पर देखकर समझना है। अगर ऑप्शन है इसके पास, आस पड़ोस में घर में किसी के पास लैपटॉप है, उससे पढ़ सकते हो तो बहुत बेटर तरीका है। ठीक है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है मेरी बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Ctrl+N से क्या इंसर्ट होता है? वर्कबुक होता है। वर्कशीट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Shift+F11। एक वर्कशीट, वर्कबुक, इनकी बात कर रहे थे। एक वर्कबुक में सीट होती है 3। क्या होती है? सीट 3। पहली का नाम क्या हुआ? सीट 1। दूसरी का नाम क्या होता है? सीट 2। तीसरी का नाम क्या होता है? सीट 3। ऐसे हम सीट बहुत सारी इंसर्ट कर सकते हैं। साइज के अकॉर्डिंग टेक्निकली ये होती है, अलग अलग विंडोज में अलग अलग, अलग अलग ऑफिस में अलग अलग होती है। ये जो सीट का नाम है अधिकतम 31 कैरेक्टर का हो सकता है। सीट 1 जो नाम ऑटोमेटिक होता है, उसका नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, और अधिकतम जो नाम आप दे पाओगे वो कितने अक्षर का होगा? 31 कैरेक्टर का होगा। वर्कबुक से वर्कशीट बनती है, और जो वर्कशीट होती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वर्कशीट की बात कर रहा हूं। वर्कशीट में क्या होता है? वर्कशीट रो तथा कॉलम से मिलकर बनती है। वर्कशीट रो तथा कॉलम से मिलकर बनती है। वर्कशीट किससे मिलकर बनती है? एक जो वर्कशीट होती है उसमें रो और कॉलम होते हैं। कितने रो कितने कॉलम होते हैं? तो रो की संख्या होती है 10,48,576। कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो बताओगे 16,384 कॉलम होते हैं। एक रो एक कॉलम, R×C। एक रो एक कॉलम मिलकर क्या बनाता है? सेल बनाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। यहां तक सभी को बात समझ आ गई? कुछ बात ही नहीं की मैंने, सिंपल बातें जो आप पहले से जानते थे वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ी कोशिश कर रहा हूं अच्छा करने की। एक्सेल 2007 की मेन्यू बार, एक्सेल 2007 की मेन्यू बार में पहला कौन सा होता है? होम। दूसरा कौन सा होता है? इंसर्ट। तीसरा कौन सा होता है? पेज लेआउट। चौथा कौन सा होता था? याद है क्या? रेफरेंसेस हुआ करता था। इसमें रेफरेंसेस की जगह पर होता है फॉर्मूला। फिर होता है डेटा, फिर होता है रिव्यू, और फिर होता है व्यू। ठीक है, फिर कौन सा होता है? व्यू होता है। जनरल सी बात मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आप सारी बातें समझ पा रहे हो। ये 2007 की थी। अब हम किसकी बात करेंगे? 2010 की। पहला कौन सा आ जाएगा? फाइल। दूसरा कौन सा आ जाएगा? होम। तीसरा कौन सा आ जाए? इंसर्ट।
चौथा कौन सा आ जाएगा, पेज लेआउट। फिर कौन सा आ जाएगा, फॉर्मूला। फिर कौन सा आ जाएगा, डेटा। फिर कौन सा आ जाएगा, रिव्यू। और फिर कौन सा आ जाएगा, व्यू। फिर अगर हम 16 की बात करें तो 16 में क्या होगा, ये सब सेम रहेंगे। पेज लेआउट की जगह पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा डिजाइन और दूसरा क्या आ जाएगा, लेआउट। ये दो अलग अलग बन जाते हैं। इतनी दूर तक का ऑप्शन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इतनी दूर तक का फीचर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, जनरल सा डिस्कशन हमसे किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि हम जो डिस्कशन करना चाह रहे हैं, एक्सेल कैसा दिखता है, एक बार वहां हम चलकर देखते हैं। एक्सेल को अगर हम सीखेंगे तो देखना, नॉर्मल तरीके से हमारे सामने एक्सेल की स्क्रीन दिखाई देगी। ये हमारे एक्सेल की स्क्रीन है, दिखाई दे रही है जी। ऊपर मेन्यूज है, सब कुछ नाम वगैरह वैसे के वैसे। एक बार मैं रिपीट करता हूं, एक्सेल में सबसे ऊपर वाली बार देखो, ये सबसे ऊपर वाली बार दिखाई दे रही यहां पर, ये वाला बटन कौन सा है, क्लोज का है। ये कौन सा है, मैक्सिमाइज का है। ये कौन सा है, मिनिमाइज का है। कौन सा है, मिनिमाइज का है। ये एप्लीकेशन का नाम है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है। ये आपका कौन सा बटन है, ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन पर वापस ध्यान से देखें हम तो देख लेते हैं, ये हमारा ऑफिस बटन है। देखो इस ऑफिस बटन पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है क्या, न्यू। शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+N। क्या काम आता है, नई वर्क बुक ओपन करने के लिए, वर्कशीट नहीं, वर्क बुक ओपन करने के लिए। अच्छा, न्यू के बाद कौन सा है, ओपन। क्या काम आता है, पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है मेरी बात। सेव क्या काम आता है, फाइल को सेव करने के लिए। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में क्या दबाना है, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ एस दबाने पर क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। सेव एज, F12 से सेव एज होता है। प्रिंट, Ctrl+P से क्या होता है, प्रिंट होता है। प्रिपेयर, प्रिपेयर वाले ऑप्शन में आप वर्कशीट पर लॉक लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। लगाना बताऊं क्या, आप जब पासवर्ड लगा देंगे तो वर्कशीट को आप बिना पासवर्ड ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक बार पासवर्ड भूल गए तो भैया फिर जब तक आपको पासवर्ड याद नहीं होंगे तब तक आप उस वर्कशीट को ओपन कर ही नहीं पाओगे। इस बात का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है, ठीक है। क्लोज वाला बटन क्या काम आता है, ये हमने पहले डिस्कस किया था पिछली क्लास में। क्लोज वाला बटन क्या काम आएगा, आप अगर यहां से क्लोज पर क्लिक कर दोगे तो ये जो वर्कशीट आपने कर रखी ये वाली बंद हो जाएगी, ठीक है। एक्सेल बंद नहीं होगा, ये सेव हो जाएगी फाइल, जिस भी नाम से आपको सेव करना है, बंद हो गया। एक्सेल अभी भी चल रहा है, इस फाइल को भी बंद कर दूं यानी क्लोज कर दूं, जैसे ही मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा तो ये भी फाइल बंद हो जाएगी। अब केवल आपके सामने एक्सेल का क्या खुला हुआ है दोस्तों, एप्लीकेशन खुला हुआ है, फाइल क्या हो गई है, बंद हो गई है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट से क्या होता, एग्जिट पे क्लिक कर देते तो पूरा का पूरा एक्सेल ही क्या हो जाता दोस्तों, बंद हो जाता। एक फाइल मैंने आपके लिए ओपन कर ली है, खोल कर रख ली है, ताकि मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल डिस्कशन कर पाऊं। सबसे पहले इस मेन्यू से पहले मैं यहां पर आता हूं जहां पर मुझे स्क्रीन दिख रहा है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे आपको बात जल्दी समझ आए। जूम करने से पहले मेरे मन में दो सवाल है। कितने सवाल है, दो। स्क्रीन पर देखकर उन दोनों सवालों का आप मुझे जवाब दो। पहला सवाल क्या है कि इस सेल में क्या मैं कुछ टाइप कर सकता हूं क्या, अरे इस सेल में क्या मैं कुछ टाइप कर सकता हूं क्या, चलिए कर देते हैं। पहले मैं पहली सेल पर ही चलता हूं, यहां पर टाइप कर रहा हूं मेरा नाम। क्या नाम है, प्रभात, PRABHAT, प्रभात। एंटर दबाया, इससे कोई तकलीफ नहीं हुई, जहां लिखना था वहां इसने लिख दिया।
अब इसके बाद मैंने लिखा 899, एंटर दबाया। दोनों चीजों के बारे में कुछ समझने की कोशिश करनी है। मैंने यहां पर प्रभात लिखा तो किस साइड रह गया, लेफ्ट साइड में। मैंने यहां पर 899 लिखा तो किस साइड में आ गया, राइट साइड में। पहली बात कॉपी में लिख लो। क्या लिखोगे बोलो, ये क्या है, टेक्स्ट। क्या है, टेक्स्ट। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कौन सा होता है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। यानी जो भी नाम लिखोगे वो किस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा। ये क्या है, 899 नंबर, तो क्या लिखा, नंबर का अलाइनमेंट। किसका अलाइनमेंट बता रहा हूं, नंबर का अलाइनमेंट कौन सी साइड होता है, राइट साइड होता है। ठीक है, दो बातें अभी हमने सेल के बारे में देखी। नंबर का अलाइनमेंट कहां होता है, राइट होता है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहां होता है, लेफ्ट होता है। दो बातें हो गई। अब हम इसमें कई बार कोई वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वैल्यू जो कहीं न कहीं फॉर्मूले से क्या होती है, कैलकुलेट होती है। और उस वैल्यू की रेंज अगर ज्यादा बड़ी हो तो, जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने यहां पर लिखा टुडे, आज की डेट लिखी। टुडे लिखते ही आज की डेट आ गई, 16/10/2020 आज की क्लास जब चल रही, इसकी डेट बता रहा हूं। इस डेट को मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है, 16 अक्टूबर 2020। अब क्या हो गया, इस सेल में हैश हैश बना हुआ आ गया, दिख रहा है क्या। पहले क्या था, लेफ्ट अलाइनमेंट वाला मामला हुआ, फिर राइट वाला हुआ, समझ आया। फिर क्या आया, हैश हैश। ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि सेल में लिखी कंटेंट क्या होने पर, बड़ा होने पर। बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, वो कंटेंट सेल में प्रदर्शित नहीं हो सकता क्योंकि सेल की चौड़ाई क्या है, कम है। आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ाएंगे अभी हम बात करेंगे। बढ़ा दी, डबल क्लिक करके इसे ऑटो फिट कर दिया, जितनी दूर में लिखा हुआ था उतनी दूर में ही आ गया। कई बार हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, अभी मैंने कोई फॉर्मूला लगाया जो मुझे खुद को ही समझ नहीं आया, गलत लगा दिया, तो ये कब आता है, जब आपका फॉर्मूला क्या हो, फॉर्मूला क्या हो, गलत हो। क्या बात करी है मैंने वो ध्यान से सुन लो। वापस एक बार आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा वो देखो। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। नंबर का अलाइनमेंट, नंबर का अलाइनमेंट कौन सा होता है बोलो, राइट होता है। ये हैश हैश कब आता है, सामग्री बड़ी होने पर। ये कब आता है, कब आता है, फॉर्मूला क्या होने पर, गलत होने पर। ये कब आता है, फॉर्मूला गलत होने पर, ये लिखा हुआ आता है। यहां तक बात समझ आ गई, जी सर आ गई। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था क्या, कि आप अगर एक्सेल देखते हो तो एक्सेल में ऐसे, मैं ऐसे अलग अलग बना रहा हूं जिससे आपको जल्दी समझ आए। ऐसे 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 कॉलम बने होते हैं। पहले का नाम क्या होता है, ए, दूसरे का नाम क्या होता है, बी, तीसरे का नाम सी, डी, ई होते हैं। ऐसे और बहुत सारे इनके नाम होते हैं। कॉलम का नाम ABCD में दिया होता है। ऐसे नीचे की तरफ रो भी दी होती है। दी होती है क्या, अरे हाँ या ना बोलो, दी होती है गुरुजी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां लाइन खींच देता हूं, यहां लाइन खींच देता हूं, यहां लाइन खींच देता हूं। ये किसका नंबर हुआ, ऐसे करेंगे तो किसका नंबर हुआ, ये रो का हुआ।
ऐसे बीच में खूब सारी क्या चल रही है, रो चल रही है। इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 4 क्या नीचे वाली का 5 होगा क्या? नहीं, क्या होगा? 10,48,576 यही होगा क्या? थोड़ा साफ लिख दो गुरुजी, पढ़ पाए जिससे। ठीक है, लिख रहा हूं 10,48,576। ऐसे चलती है रो और ऐसे चलते हैं कॉलम। ध्यान से देखना, इधर भी कॉलम होंगे, कॉलम की बात करेंगे तो इधर भी कॉलम का नाम होगा। ऐसे करके जो नाम होता है उसे कहा जाता है XFD। क्या कहा जाता है? XFD। ऐसे इधर भी बहुत सारी क्या बनी होगी दोस्तों? कॉलम बना होगा और इधर भी क्या बनी होगी? रो बनी होगी। अब यहां से हमें समझ आया, क्या आया? रो तथा कॉलम का एड्रेस मिलकर, रो तथा कॉलम का एड्रेस मिलकर क्या बनाता है? सेल एड्रेस बनाता है। रो तथा कॉलम का एड्रेस मिलकर क्या बनाता है? सेल एड्रेस बनाता है। अब बताओ, क्या सेल एड्रेस में, किसमें? सेल एड्रेस में पहले क्या आएगा? बोलो। पहले आएगा कॉलम। सेल एड्रेस में पहले क्या लिखा जाएगा? कॉलम। उसके बाद रो को लिखा जाता है। पहले क्या लिखा जाएगा? कॉलम लिखा जाएगा। उसके बाद किसे लिखा जाएगा? रो को। याद रखना, कॉलम को किस में लिखा जाता है? कॉलम को ABCD। ABCD का मतलब क्या हुआ? जब आप कॉलम लिखोगे तो किस में लिखोगे? अल्फाबेट में लिखोगे। जब आप रो को लिखोगे तो किस में लिखोगे? नंबर में लिखा जाता है। अब यहां तक बात सभी को समझ आ गई क्या? आ गई। एक बार पढ़ के देखो, रो तथा कॉलम का एड्रेस मिलकर क्या बनाता है? सेल एड्रेस बनाता है गुरुजी। ठीक है, सेल एड्रेस में पहले क्या लिखा जाएगा? कॉलम लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखी जाएगी? रो। कॉलम को किस में लिखा जाता है? ABCD में लिखा जाता है। रो को किस में लिखा जाता है? नंबर्स में। ध्यान से देखो, इस जगह का एड्रेस क्या है? कौन सी जगह जो यहां पर दिख रही है? इसका एड्रेस A1 है भैया। इसका क्या है? A2 है। इसका क्या है? A3 है। इसका क्या है? A4 है। दिख रहा है क्या बोर्ड? दिख रहा है गुरुजी। इसका बताओ, इसका एड्रेस क्या है? E1। इसका क्या है? E2। इसका क्या है? E3। इसका क्या है? E4। जैसे सामने दिख रहा है वैसे वैसे आपको मेरी बात को समझना है। ठीक है गुरुजी, समझ रहे हैं। इधर भी तो लाइन खींचेगी भैया। इसका बताओ, इसका क्या है? XFD1। इसका क्या है? XFD2। इसका क्या है? XFD3। इसका क्या होगा? XFC1, XFC2। ऐसे बनते जाएंगे एड्रेस। इसका बताओ कितना होगा? लास्ट का इसका होगा A 10,48,576। इससे ऊपर वाले का क्या होगा? A 10,48,575। ऐसे होगा। इस लास्ट का बताओ, जो सबसे लास्ट में दिख रहा है उसी का बता दो। जो सबसे लास्ट में दिख रहा है उसका क्या होगा वो देखो एक बार। सबसे लास्ट वाले का क्या होगा? XFD तो कॉलम का नाम है। 10,48,576 किसकी संख्या है? रो की। यानी अब मैं इन चारों का एड्रेस आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यहां पर रो कौन सा है? पहला। कॉलम कौन सा है? पहला। तो पहली रो और पहले कॉलम का एड्रेस क्या हुआ? A1। इधर देखो,
पहली रो है और कॉलम कौन सा है, लास्ट, एड्रेस क्या हुआ XFD1, कॉलम कौन सा है, अंतिम, रो भी कौन सी है, अंतिम, क्या हुआ एड्रेस बोलो, XFD 10,48,576। इधर आए, कॉलम कौन सा है, पहला यानी ए कॉलम है, रो कौन सी है, 10,48,576। जो बातें मेरे दिमाग में चल रही थी वो मैं लिखाता हूं, क्या, पहला कॉलम, कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, पहली रो, का एड्रेस, पहला ही रो है, पहली ही कॉलम है, उसका एड्रेस बताओ, तो आप सीधा सीधा बता दोगे क्या होगा, A1 होगा, क्योंकि A पहला कॉलम है, ABCD में आता है कॉलम। रो कौन सी है, पहली एक। गुरु जी एक बात बताओ, ABCD तो 26 तक ही खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद, मतलब फिर का मतलब उसके बाद, तो 26 तक खत्म हो जाएगा, तो फिर डबल ए आ जाओ, डबल ए, फिर डबल बी, डबल सी, डबल डी, फिर ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल सी, ऐसे करके लास्ट तक पहुंचेंगे तो XFD आ जाएगा। पहली लाइन समझ आई ना, A और 1। अगला क्या है, अंतिम कॉलम, पहली रो, बोलो XFD तो आएगा, क्यों आया भैया, अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, XFD होता है भाई। अच्छा, रो कौन सी है पहली, तो XFD1 आ गया, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अब देखो, पहला और अंतिम दोनों हो गया, तो यहां पर पहला कॉलम, रो क्या है यहां पर, अंतिम, पहला कॉलम अंतिम रो, तो पहले कॉलम का नाम तो A होगा, अंतिम रो का एड्रेस 10,48,576 हो जाएगा। सामने दिख रहा था वो मैंने बता दिया। कॉलम कौन सा है, अंतिम, क्या है, अंतिम कॉलम, अंतिम रो, अंतिम कॉलम, अंतिम रो, अंतिम कॉलम का एड्रेस क्या हुआ, XFD 10,48,576। इस प्रकार से हमें किसी न किसी सेल का एड्रेस पूछा जाता है, आप इस प्रकार से किसी भी सेल का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा कि ये कहां से आया, ठीक है। अब एक सवाल पूछता हूं, पांचवी कॉलम, चौथी रो का पता, ये मेरे मन से पूछ रहा हूं। पांचवा कॉलम ABCDE, रो कौन सी, चौथी, E4। अब कई लोगों ने तो D5 सोच लिया होगा, कई तो 4E सोच लिए होंगे, तो वो गलत सोच लिए हैं भैया, उन्हें ऐसा नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए यहां तक बात समझ आ गई, जी सर आ गई। एक बार मैं वापस वहीं लेकर चलता हूं जहां हम बैठे थे, ठीक है। देखो चलिए अपन पहुंच गए, यही डिस्कशन कर रहे थे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यही कर रहे थे। एक बार सभी लोग अब ध्यान से देख लो, कैसे, कुछ बड़ा करूं क्या स्क्रीन को, दिख रहा है कि बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, बड़े बड़े करने की जरूरत नहीं है, ये सही लग रहा है। यहां पर मेरा कर्सर है, इस जगह पर क्या एड्रेस है पता है कि इसका, इधर ऊपर दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, A1 इसका एड्रेस है, ये रहा सामने। इस जगह कर्सर A1, इस जगह कर्सर क्या आ जाएगा, देखो इस जगह कर्सर करते ही इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, B1 बन जाएगा। ऐसे सबसे लास्ट में चल जाओ, कैसे गया मैं सबसे लास्ट में, क्या तरीका अपनाया सबसे लास्ट में जाने का, तो सबसे लास्ट में जाने के लिए आपको एक बटन दबाना है, जिस बटन का नाम क्या है मैं बता रहा हूं। आप ऐसे सबसे लास्ट में जा सकते हैं, इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल के साथ ये वाला एरो,
अब सबसे नीचे आना है तो कंट्रोल के साथ ये वाला एरो दबा दो, फिर इधर जाना है तो ये वाला एरो ले लो, फिर इधर जाना है तो ये वाला एरो ले लो। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, सबसे पहले आना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ में कौन सा बटन दबा लो, होम दबा लो। इससे सबसे पहले वाली जगह पर आकर आप पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत जिससे नहीं होगी। आ गई बात समझ में? मैं जो बता रहा हूं क्या उस बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं क्या? यस सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हर बात हम तक पहुंच रही है। ठीक है, यही मैं चाहता हूं भैया, पहुंचे। ठीक है, अब मैं वापस वहीं चलता हूं, कंट्रोल के साथ मैं कौन सा बटन दबा दूं, होम, सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। अगर मैं पेज डाउन दबाऊंगा, नीचे पेज अप दबाऊंगा, ऐसे ये सारे फीचर एरो कीज के माध्यम से इधर उधर जा रहे हैं। यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं, फिर एड्रेस पर वापस चलेंगे, क्योंकि ये सेक्शन बेसिक्स का है, ये सेक्शन फंडामेंटल का है, ये जमाना डिजिटल क्रांति का है। यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं, इस जगह पर नाम मेरा ही लिखूंगा, PRABHAT, प्रभात। एंटर दबाया, कहीं कोई तकलीफ ही नहीं भाई, लिख दिया। अब मैं एक नाम लिखना चाहता हूं इस जगह पर, क्या लिख रहा हूं, ROHIT, रोहित, SHRMA, शर्मा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि इसकी चौड़ाई पहले से ज्यादा थी। अब मैं अगर इसके बारे में बात करना चाहूं तो क्या मैं यहां पर प्रभात के नीचे लिख रहा हूं, PRABHAT स्पेस WALIA, वालिया। क्या दिक्कत आई भैया? प्रभात तक तो ठीक था, लेकिन ये वालिया जी ने गड़बड़ कर दी। क्या किया? ये अगली सेल में चला गया। हम अगर सेल में कुछ लिखते हैं और लिखते ही अगर वो बड़ा होता है तो कहां चला जाता है, अगली सेल में चला जाता है। तो क्या मैं इसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकता हूं? क्या इस कॉलम की लंबाई या चौड़ाई बढ़ा सकता हूं? तो कैसे करूंगा? याद रखना, यह सवाल एक एग्जाम में पूछा गया था। क्या मैं इस कॉलम की विड्थ बढ़ा सकता हूं क्या, चौड़ाई बढ़ा सकता हूं क्या? हाँ। तो ऐसा करने के लिए इस कॉलम के हेडर की, कहां की बात कर रहा हूं, कॉलम के हेडर की राइट लिमिट, इसकी लेफ्ट है, इसकी राइट है, राइट लिमिट को ड्रैग करेंगे, उधर की तरफ ड्रैग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो गया ना। अगर मैं इसे इधर की बजाय इधर की तरफ ड्रैग कर लेता तो क्या हो जाता, छोटा हो जाता। तो क्या हम किसी सेल के कॉलम की या कॉलम के सेल की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं क्या? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहां सेल से नहीं बढ़ा सकते। अब कई लोग पकड़ के लग जाए, गुरुजी बढ़ रही को नहीं, टेंशन में आ जाए, या नाम पता ही को नहीं के कर लग जाए। तो ऐसा नहीं करना है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें अच्छे से तरीके से काम करना है। तो क्या करूं, यहां पर क्लिक करके इसे क्या करूं, ड्रैग करूं। इससे क्या होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी। क्या जितना लिखा है उतनी दूर में कर सकता हूं क्या? जितना लिखा है उतनी दूर में करना ऑटो फिट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जितनी दूर में आपने लिख रखा है कंटेंट को उतनी दूर में ही सेट करना क्या कहलाता है, ऑटो फिट कहलाता है। अगर ऑटो फिट करना चाहते हो तो इस जगह पर हेडर पे जाकर आप क्या कर दो, डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, आपका जो कंटेंट है वो ऑटो फिट हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि यहां तक? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भैया, क्योंकि हम बात ही काम की कर रहे हैं। अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे हो गुरुजी? देखो स्क्रीन की तरफ। मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने बताया था कि ये सेल का एड्रेस है क्या, A1, ये सेल का एड्रेस है क्या, A2, ये सेल का एड्रेस है क्या, A5, ये सेल का एड्रेस है क्या, A6। ठीक है, तो ये सेल के अलग अलग एड्रेस है। क्या ये सेल का एड्रेस है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सेल एड्रेस में पहले हमेशा किसका नाम आएगा, किसका आएगा पहले? हमेशा कॉलम का ही आएगा। इसी बात को आधार मानकर बताता हूं, क्या सेल रेफरेंस
या कह दूं क्या, सेल एड्रेस। तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से गुरुजी? तीन प्रकार कौन कौन से? तो सबसे पहला, इसे मैं कहता हूं रिलेटिव सेल एड्रेस। जैसे कॉमन एड्रेस लिखते हैं ना अपन, A1 XFD20 Z44, ये सभी के सभी आपके रिलेटिव एड्रेस कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? रिलेटिव एड्रेस कहलाते हैं। दूसरा होता है एब्सोल्यूट एड्रेस। रिलेटिव सेल एड्रेस, दूसरा कौन सा? एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। बात समझ आ रही है? आ रही है। इसमें क्या होगा, हर एड्रेस से पहले, हर नाम से पहले क्या लगा दो? डॉलर लगा दो, यानी इसे फिक्स कर दो। ऐसा करना चाहते हो तो आप एड्रेस पे क्लिक करके क्या दबा देना, F4, इससे ऐसा हो जाएगा। ये भी रिलेटिव एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है, ऊपर वाला रिलेटिव था। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं $A5, या मैं लिखना चाहूं $9, ये भी आपका एब्सोल्यूट सेल एड्रेस ही कहलाता है, या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ही कहलाता है। नंबर तीसरे पर, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड में क्या होता है? A1, $A$6, ऐसे दोनों को एक साथ लिखना, एक साथ कहीं पर यूज करना मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहलाता है। आज की इस सेक्शन में मैंने कुछ अच्छी बातें करने की कोशिश की है। अच्छी बातों का मतलब हुआ उन सभी बातों को आधार बना है जो आपको समझ आ सकती है। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक्सेल था, ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, इसे मैं क्या कहता हूं? सेल कहता हूं। क्या कहता हूं? सेल। अच्छा, अगर इसे मैं सेल कहता हूं तो एक बात और समझना, इसके सबसे ऊपर वाली बार को हम क्या कहते थे? टाइटल बार। इसके बाद वाली को मेन्यू बार कहते थे। ये स्टैंडर्ड टूल बार होती थी। एक्सेल में एक और बार होती है जिसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या कहते हैं? फॉर्मूला बार। अच्छा, सेल में मैंने प्रभात लिख रखा है, इस सेल पर क्लिक कर दिया। इस सेल को कहा जाता है एक्टिव सेल। कौन सी सेल कहा जाता है? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल की परिभाषा क्या हुई? जिस सेल में हमारा कर्सर रखा हुआ है उस सेल को हम कौन सी सेल कहते हैं? एक्टिव सेल। ध्यान से देखना, ये कौन सी बार है? फॉर्मूला बार। इधर क्या दिख रहा है आपका? नेम बॉक्स दिख रहा है, जहां पर सेल का एड्रेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये एक्टिव सेल है, और इसमें जो मैंने लिख रखा है ये मुझे कितनी जगह पर दिखाई देता है? 2 जगह पर। कौन कौन सी 2 जगह? अभी हम देखते हैं। देखो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक्सेल में मेन्यू बार या स्टैंडर्ड टूल बार, के बाद कौन सी बार होती है? फॉर्मूला बार होती है। फॉर्मूला बार के 2 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से। इधर वाला, इस हिस्से को क्या कहा जाता है? नेम बॉक्स कहा जाता है। कौन सा बॉक्स कहा जाता है? नेम बॉक्स कह दो, या इसे कौन सा बॉक्स कह सकते हैं? एड्रेस बॉक्स कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हम एड्रेस लिखते हैं वो हमें साथ में इसमें भी दिखाई देता है। A1 A2, ये FX है, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार होती है। मैं यहां पर सेल में कुछ भी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? प्रभात। यहां पर भी क्या दिखेगा आपको? प्रभात ही दिखेगा। यानी कहने का मतलब सेल में जो भी हम टाइप करेंगे वो हमें कितनी जगह पर दिखाई देगा? 2 जगह पर। कौन कौन सी 2 जगह पर? क्या लिखूं? सेल में
लिखा गया कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? सामग्री। जो भी हम सेल में लिखेंगे वो कंटेंट या वो सामग्री हमें एक्टिव सेल तथा फॉर्मूला बार में दिखाई देती है। हम जो भी लिखेंगे वो हमें एक्टिव सेल में भी दिखाई देगा और साथ के साथ वो हमें कहां पर दिखाई देगा? फॉर्मूला बार में भी दिखाई देगा। यही मैंने आपको बताने को। अब मेरा कर्सर यहां पर है, क्लिक किया मैंने इस पर, तो यहां पर ये प्रभात दिख रहा है। जैसे ही मैं यहां पर इसका क्लिक चेंज करता हूं, यहां कर दिया, क्या इस सेल में कुछ लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा हुआ? जब नहीं लिखा हुआ तो इस सेल का एड्रेस तो ये रहा B2, क्योंकि ये इसमें क्लिक है, ये बिल्कुल खाली आ गया। जैसा हम सामने देख रहे थे, जैसी हम बात कर रहे थे, वैसा ही मुझे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न लिख रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या? कथन नंबर पहला, एक्सेल में फॉर्मूला बार में टाइप किया जा सकता है। एक्सेल में फॉर्मूला बार में टाइप किया जा सकता है। कथन नंबर दूसरा, एक्सेल की फाइल को वर्कशीट कहा जाता है। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है? वर्कशीट कहा जाता है। ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या? ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा प्रश्न के बारे में सोचना है, सीधा सीधा जवाब आ जाएगा। फॉर्मूला बार में हम टाइप कर सकते हैं, सही है। एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्कबुक कहा जाता है। इसलिए ये नीचे वाला क्या है? गलत है, ऊपर वाला सही है। दो जनरल बातों से क्लास की शुरुआत की थी मैंने, उन्हीं बातों को आगे बढ़कर हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब मैं कुछ साधारण सी बात आपको बताता हूं, जिसके बाद अब एक्सेल के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मैंने कहा था एक्सेल में हम फंक्शन और फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक्सेल में हम किसका यूज करेंगे? फंक्शन और अलग अलग फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि फंक्शन क्या होते हैं। दूसरा सवाल बनता है कि फॉर्मूला क्या होते हैं। अब मैं एक शब्द पूछ रहा हूं, लिखो मम्मी, और दूसरा शब्द क्या है? मम्मी जी। क्या इन दोनों शब्दों में फर्क है क्या कुछ? अरे क्या मम्मी और मम्मी जी में कुछ फर्क है क्या? ना गुरुजी, कोई फर्क को नहीं, कोई फर्क नहीं, कुछ ही फर्क नहीं है। आ मम्मी है, आ मम्मी जी मम्मी हो है, दोनों एक ही बात है। अरे भाई कुछ सोचो, सोचने पर केवल बेरो पड़ जा, पता लग जाए। ठीक है गुरुजी, मैं सोचूं। गुरुजी, यह होती है अपनी मम्मी और ये होती है उनकी मम्मी, यानी सासू माँ। हर कोई व्यक्ति अपनी माँ को तो मम्मी कहता है, सासू माँ को क्या कहता है? मम्मी जी कहता है। सही कह रहा हूं ना? ठीक है, यही बात यहां पर लागू होगी। कैसे? अभी देखते हैं। उड़ा देते हैं मम्मी जी को, कोई बात नहीं। अब मैं बता रहा हूं, ऐसे लिखा SUM सम, ऐसे लिखा पावर, ये क्या है? फंक्शन है जो एक्सेल में पहले से डिफाइन किए गए। इक्वल्स टू लगा के क्या लिखा? पावर। इक्वल्स टू लगाकर क्या लिखा? सम। कुछ बात का पता चला क्या? ये मम्मी है और ये क्या है? मम्मी जी। तो क्या लिखूं? फॉर्मूला हमेशा इक्वल्स टू से शुरू होता है। फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? इक्वल्स टू से शुरू होता है।
अब देखो, एक्सेल में बनाए गए नियम, फंक्शन स्वतः गणना करने का कार्य करते हैं। एक्सेल में जो फंक्शन होते हैं प्री डिफाइन होते हैं, पहले से डिफाइन किए होते हैं, जो स्वतः गणना या कैलकुलेशन का काम करते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? फंक्शन के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? बराबर से शुरू होता है। अगर हम टेक्निकल बात कहें तो कह दें कि किसी भी फंक्शन को बराबर से शुरू करना, किसी भी फंक्शंस को किससे शुरू करना? बराबर से शुरू करना, इक्वल्स टू से शुरू करना, क्या कहलाता है? फॉर्मूला कहलाता है। क्या फंक्शन इंसर्ट करने की कोई शॉर्टकट की होती है क्या? अरे गुरुजी, काफी देर से एक्सेल में कोई शॉर्टकट की का जिक्र ही नहीं आया। क्या वर्ड में जो शॉर्टकट की काम करती थी वो एक्सेल में भी काम करेगी क्या? भाई मैंने क्या बताया था, वर्ड और एक्सेल लगभग बराबर की तरह काम करते, एक तरह काम करते हैं। तो इसमें फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है, आप शिफ्ट के साथ क्या दबा दो? F3। आप शिफ्ट के साथ F3 दबाओगे तो फंक्शन इंसर्ट किया जा सकता है, और फंक्शन इंसर्ट करने का काम किस में होता है? एक्सेल में होता है। दोस्तों, आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास थी। पहली क्लास में हमने एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें की। अब आपको भी सर एक्सेल का कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से भी क्या हम लोग जान सकते हैं, स्प्रेडशीट या एक्सेल की कोई और वर्जन भी आते हैं क्या, office.org में भी एक एक्सेल होता है क्या, वो भी ऐसे ही काम करता है क्या? तो क्या रो और कॉलम वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया? दोस्तों, मैं इस क्लास में इतनी ही बात करूंगा। यहां पर मैंने आपको बहुत जनरल चीजें बताकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया मैंने मेरे हिसाब से कि आप लोग जब तक पॉजिटिव नहीं रहेंगे, कोरोना पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने आप में मन में पॉजिटिव नहीं रहोगे, तब तक सफलता मिलना मुश्किल काम है। ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल टॉपिक है, हर एग्जाम में काम आता है। ग्राम सेवक, पटवार, पुलिस, या मैं कहूँ जूनियर अकाउंटेंट या बैंक, एसएससी, जहां पर भी कंप्यूटर के सवाल आते हैं। गुरुजी RSCIT में काम आओगे? अरे भाई, जब मैंने कह दिया पुलिस पटवार में काम आता है तो RSCIT में तो काम आएगा ही आएगा। दोस्तों, आज के इस सिंपल से सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। अगले सेक्शन में फिर हम एक्सेल के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात बता दो, सम नाम का फंक्शन क्या काम आएगा? जोड़ करने के काम आएगा। पावर वाला फंक्शन क्या निकालेगा? पावर। लेकिन ऐसे बैठा बैठा नहीं निकालेगा, उसको कैसे लिखना पड़ेगा? इस हिसाब से लिखना पड़ेगा। दोस्तों, आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद, आभार।